सो गाइज वेरी 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 गुड आफ्टरनून। आज आपका डे 2 है। आज हम डे 2 में बहुत सारी भारी भरकम वाले चैप्टर्स लेकर आपका प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी में इमीडिएटली हम बूस्टर रिवीजन बैच जहां पर हम बहुत ही फास्ट हर टॉपिक्स को फास्टर ग्लांस करेंगे। सो नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग विद ग्रीन इनिशिएटिव। ग्रीन इनिशिएटिव चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहां पर लास्ट टाइम भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछले बार 8 से 10 मार्क के चैप्टर में से क्वेश्चन आए थे। सो हम यहां से क्वेश्चंस लेंगे ग्रीन इनिशिएटिव। लेट अस स्टार्ट टुडे। ओके, ग्रीन इनिशिएटिव में मैंने पहले लिखा है, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा अमेंडमेंट है। आपने शायद अमेंडमेंट लेक्चर देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा है तो देख लेना। मैं वैसे भी उसके अमेंडमेंट यहाँ पे कवर कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, what is the meaning of resource efficiency and what are the ways of improving the resource efficiency? ये मैंने क्वेश्चन ड्राफ्ट करके लाया आपके लिए। सो रिसोर्स एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है और रिसोर्स एफिशिएंसी आप कैसे करोगे। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आप क्या क्या लिखोगे? पहले उसका मीनिंग लिखेंगे कि रिसोर्स एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है, और रिसोर्स एफिशिएंसी के टेक्निक 8 से 10 टेक्निक है, ठीक है, जिससे आप ये सारे आंसर्स में लिखोगे। आइडियलिस्टिकली रिसोर्स एफिशिएंसी होता क्या है? रिसोर्स एफिशिएंसी का मतलब होता है कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटकम लाना, कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा परफॉर्मेंस देना, कम एनर्जी में ज्यादा आउटकम देना। विद द अवेलेबल रिसोर्सेज यू आर ट्राइंग टू गेट अ मोर आउटकम, दैट इज बेसिकली रिसोर्स एफिशिएंसी। सो यहां पर हम सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं ग्रीन इनिशिएटिव के रेगुलर चैप्टर में आप जाएंगे, हम रेगुलर नोट्स में से रेफर करेंगे। अगर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल, अगर आप रेगुलर नोट से पढ़ रहे हो रेगुलर नोट्स, जहां से भी पढ़ रहे हो आप। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज रिसोर्स एफिशिएंसी एंड व्हाट आर द वेरियस टेक्निक। सो गाइज हम एट अ ग्लांस पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली बूस्टर रिवीजन में आपका समय कम एंड आउटकम ज्यादा रहना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले इफ यू कैन कमेंट द पेज नंबर फास्टर आइए। हाँ, what is resource efficiency and what are the techniques? What are the various techniques of resource efficiency? क्या ये चैप्टर आपने पढ़ लिया है या आज आप पढ़ रहे हो? क्या आपका गोल है? कितने स्टूडेंट्स का ये चैप्टर पढ़ के हो चुका है? दिस इज वन ऑफ द फेवरेट एरिया चैप्टर, फेवरेट एरिया ऑफ द एग्जामिनर, जहां पर आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ये चैप्टर हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। लर्निंग वाला पार्ट मत देखना। दैट इज ऑन पेज नंबर 15.11। 15.11 पर आ जा। रिसोर्स एफिशिएंसी मतलब ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्स में हमें अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है। सो जितने कम लिमिटेड रिसोर्सेज में हम ज्यादा से ज्यादा, कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटकम कर पाए, ये हमारा मोटिव है इन केस ऑफ रिसोर्स एफिशिएंसी, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे रिसोर्स एफिशिएंसी मींस यूजिंग द अर्थ्स लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर व्हाइल मिनिमाइजिंग द इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को इंपैक्ट कम करना, पोल्यूशन कम करना, एनवायरनमेंट का ऐसे रिसोर्सेज लिमिटेड यूज करना कि अगले जनरेशन को भी एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज मिले। ये आपका रिसोर्स एफिशिएंसी आएगा। रिसोर्स एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हमने अलग अलग टेक्निक है। सबसे पहले आपने वेस्ट हायरार्की, आप पहली बात तो वेस्ट प्रिवेंट करिए, और अगर वेस्ट बन भी रहा है तो आप उसको रिसाइकल करिए। यू नीड टू टारगेट द सबसे ज्यादा वेस्ट कहां हो रहा है। अब वेस्टेज जितना कम करोगे, ठीक है, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले तो आप वेस्ट को प्रिवेंट करेंगे, और अगर प्रिवेंट नहीं हो रहा है तो उसको क्योर करोगे। दूसरा, वेस्ट असेसमेंट, कि पता करो कि क्या प्रॉब्लम है, वेस्ट क्यों हो रहा है, मशीनरी से प्रोडक्शन में इतना वेस्ट क्यों आ रहा है, ये आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। फिर वेस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू रिड्यूस द वेस्ट, जिससे क्या होगा, बेटर टेक्निक, अवेयरनेस, ठीक है, जैसे जितना भी हो सके आप ये करने की कोशिश करोगे। तो पहला जो टेक्निक है, आप वेस्ट को हायरार्की सेट करोगे, वेस्ट कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। फिर आप क्या करोगे, वेस्ट को एसेस करोगे कि क्यों वेस्ट आ रहा है। थर्ड, अगर आप कहे वेस्ट को कंट्रोल करोगे, एंड यू विल यूज द सिस्टम, यू विल यूज द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे आपको समझेगा कि आपकी कंपनी में एनवायरमेंट रिलेटेड क्या हो रहा है। सिमिलरली अलग अलग टेक्निक में एनर्जी कंजम्पशन कम करेंगे।
जहां पर हो सके एनर्जी भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगा। जैसे बे मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देना, ठीक है। तो एनर्जी कंजम्पशन के आप टर्निंग ऑफ द लाइट इक्विपमेंट, एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट होता है, इन्वर्टर एसी आता है, ये ऐसे इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी कम करेगा। और जब जब पॉसिबल हो टर्न ऑफ द लाइट सेंसर्स बैठा देना, ये अपने यूज करना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी, बहुत बार जैसे होता है कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा आउटकम, जैसे एलईडी लाइट्स, ठीक है, एलईडी लाइट्स में क्या हो रहा है, कम वोल्टेज में ज्यादा आउटकम मिलता है, तो आप ऐसी चीजें अप्लाई करोगे। प्लस आप टाइम टू टाइम स्टाफ को कम्युनिकेट करोगे, ट्रेन करोगे कि क्यों आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेयरनेस लेकर आओगे। ऑल्सो रिसाइकलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। जितने भी आप जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल टाइड के बॉटल बनाता है, तो वो 25% क्या करेगा, रिसाइकलिंग करेगा वेस्ट को। ऑल्सो जितने भी ऑफिस के प्रैक्टिसेस है, बे मतलब प्रिंट निकालना, हर चीज का फाइल बनाना, आजकल आप क्लाउड वर्जन रख सकते हैं, आप पीडीएफ फॉर्मेट में पूरे पेपर्स रख सकते हैं। तो आपका काम है जितने भी ऑफिस प्रैक्टिसेस है वो आपको ध्यान में रखना है। एंड इसके अलावा, ठीक है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस बनाओ कि आपके यहाँ से मिनिमम वेस्ट हो, ठीक है। वेस्ट अगर हो भी रहा है सो उसको करेक्ट करो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वेस्ट डिस्पोज सही ढंग से आपने करना चाहिए। सो दीज आर द वेरियस टेक्निक जिससे आप क्या करोगे, रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ाओगे। व्हाट इज रिसोर्स एफिशिएंसी? लिमिटेड, यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्स एंड मेकिंग द रिसोर्स सस्टेनेबल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ऑल्सो ये आपकी रिसोर्स एफिशिएंसी मानी जाएगी। बट हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके सामने जितना रिसोर्स है वो लिमिटेड रिसोर्स है, वांट्स अनलिमिटेड है, बट जितना बचा सकते हैं हमें बचाना है, दैट इज रिसोर्स एफिशिएंसी। उसके टेक्निक्स मैं फास्टर बता रहा हूं आपको। टेक्निक नंबर 1, वेस्ट को हायरार्की बनाओ, कौन सा ज्यादा वेस्ट है, कौन सा कम वेस्ट है। फिर उसको एसेस करो, स्टडी करो कि वेस्ट क्यों आ रहा है, और उसको कंट्रोल करो। ये सब करने के लिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आप यूज करोगे। वेस्ट की हायरार्की, एबीसी एनालिसिस, उसके बाद वेस्ट को कंट्रोल करोगे, वेस्ट को एसेस करोगे और वेस्ट को कंट्रोल करोगे। वेस्ट को एसेस करना कि वेस्ट क्यों जनरेट हो रहा है, और कंट्रोल करना, वेस्ट को रिड्यूस करना, यहां पर आएगा। उसके बाद आएगा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिस सिस्टम के माध्यम से आप वेस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो, जितना पॉसिबल हो आप कॉस्ट भी बचाओगे और एनर्जी भी बचाओगे। टर्न ऑफ द लाइट वेन एवर नॉट नीडेड। सेकेंड, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए एलईडी बल्ब्स बिठा दो। जैसे ट्यूबलाइट विल टेक मोर इलेक्ट्रिसिटी, एलईडी बल्ब्स विल टेक लेस इलेक्ट्रिसिटी, बट रोशनी इतना ही देगा। सो दैट इज बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी। एंड अवेयरनेस क्रिएट करो अमंग द स्टाफ एनर्जी को लेकर। फिर रिसाइकलिंग पर बिलीव करो। जितना भी ऑफिस प्रैक्टिसेस है, जैसे बे मतलब पेपर प्रिंट करना, ये नहीं होना चाहिए। एंड लीगली वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं ये आपको एडर करना पड़ेगा। सो दिस वाज योर फर्स्ट टॉपिक अबाउट, जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। जो पहला टॉपिक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स एफिशिएंसी एंड व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ इंप्रूविंग द रिसोर्स एफिशिएंसी। बहुत ही चांसेस है इस चैप्टर से 5 मार्क मिनिमम आना, 10 मार्क्स आ भी सकता है। 5 मार्क के क्वेश्चन की संभावना है। एंड भरोसा मानिए, ठीक है, भरोसा मानिए, 31 की रात हम 12 बजे मिलेंगे 15 मिनट के लिए। कुछ ऐसे 8 टिप्स मैंने बनाए, लाइव मिलेंगे, 10-15 मिनट के लिए मिलेंगे। 31 की रात मिलेंगे या फिर हम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मिलेंगे 1 जून की मॉर्निंग में। कुछ 8 to 10 टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही पेपर में किस तरह से पेपर का साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, कैसे पेपर पैटर्न अटेंड करना है, कैसे क्वेश्चन रीड करना है, कैसे मार्किंग करना है, ये मैं आपको मिलने वाला हूं। 31 की रात को 12 बजे हम लाइव मिलेंगे। आर यू गेटिंग दिस? ओके। सबसे पहले निखिल, ट्राई टू एलैबोरेट द आंसर्स इन द एग्जाम। और अगर आप जितना एलैबोरेट करके लिखो तो बेटर रहेगा। एकदम लाइन टू लाइन एग्जैक्ट नहीं लिखना है, बट जितना पॉसिबल हो आप उसको एलैबोरेट करेंगे। और जल्दी से लाइक का बैलेंस शीट और व्यूअर का बैलेंस शीट मैच करेंगे आप, जल्दी से करें। अगला क्वेश्चन, सर व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट? बायोमेडिकल वेस्ट एंड व्हाट आर द अप्रोचेस टू हैंडल द बायोमेडिकल वेस्ट। सो बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब क्या होता है और उसे कैसे हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब क्या होता है, हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। सो अगर आप रेगुलर नोट्स रेफर कर रहे हो, सो दैट इज ऑन पेज नंबर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर, ठीक है। 1 मिनट, कम टू पेज नंबर 15.32, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, ठीक है, विच इज एनी लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, whether intermediary product generated from diagnosis treatment of human beings and animals। जो भी वेस्ट
ह्यूमन बींग्स और एनिमल को ट्रीट करने में जनरेट होता है, डायग्नोस करने में जनरेट होता है, सर्जरी करने से जनरेट होता है। वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ब्लड, ठीक है, फिजिकल सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, किसी का हार्ट लंग बाहर निकाल दिया है, या इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट हो सकता है, बट दैट इज बीइंग ड्यू टू डायग्नोसिस ऑफ द सेम, उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट डिक्लेयर करेंगे। सो सबसे पहले 15.32 पर आप आ जाएंगे, बायोमेडिकल वेस्ट। Biomedical waste means any solid waste, liquid waste, including the container and any उसे packaging plus any intermediary product generated during diagnosis of human beings, treatment of human beings, immunization of human beings, animals and research के दौरान जो भी वेस्ट जनरेट होगा वो बायोमेडिकल वेस्ट होगा। बायोमेडिकल वेस्ट को बहुत ध्यान से ट्रीट करना चाहिए, उसके दो रीजंस हैं। पहली बात, वो इन्फेक्टिव है, बीमारी बढ़ सकती है, और टॉक्सिक है कि ये डेंजरस प्रूव हो सकता है, इसलिए आपको बायोमेडिकल वेस्ट बहुत सही ढंग से ट्रीट करना है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीट करने में नीडल्स, सीजर्स, कॉटन, ठीक है, बैंडेड, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप इंजेक्शंस, ये भी इंजेक्शन जो यूज हुआ है ये बायोमेडिकल वेस्ट है। सो गिव अ लॉट ऑफ एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे ह्यूमंस का ऑर्गन, ह्यूमन का बॉडी पार्ट, ह्यूमन के टिश्यूज, एनिमल का वेस्ट, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड वगैरह, करे वेस्ट, शार्प नीडल्स, ये सब आता है। मेडिकल डिस्कार्डेड थिंग्स, लिक्विड वेस्ट, इंसरनेशन, एशेस, जलाने के बाद जो एशेस है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, ये अलग अलग है, बैंडेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल आ गया। अब बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है ऑटोक्लेविंग, दूसरा है इंसरनेशन, तीसरा है केमिकल्स, चौथा है दैट इज माइक्रोवेविंग। ये क्या होता है, रिपीट करेंगे। ऑटोक्लेविंग, ठीक है, जहां पर हम स्टीम के माध्यम से उसको उबालते हैं, पानी में स्टीम जनरेट करते हैं, एक मशीन रखते हैं, उसको हम हॉट स्टीम देते हैं, जिससे उसके ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो सीजर यूज कर रहे हैं सर्जरी में, उसको क्लीन करके धोकर वो ऑटोक्लेविंग करते हैं, हाई स्टीम पे रखकर उसको बंद करते हैं। उसके बाद जितने भी, जैसे डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, तो डेंटिस्ट आपके मुंह में ये सब वो बहुत सारा मिरर डालते हैं, कुछ ना कुछ डिवाइस डालते हैं, तो उसको ऑटोक्लेविंग पर रखते हैं। वो उसको क्या करेंगे, उसको हाई स्टीम पर रखेंगे और उसके ऊपर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बॉइल करेंगे, मारेंगे, दैट इज ऑटोक्लेविंग, ठीक है। उसके बाद में दूसरा तरीका आता है, ठीक है, सेकंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंसरनेशन। इंसरनेशन वेरी इजी क्विक, जो बेसिकली बर्न कर देना, जला देना, हैजार्डियस मटेरियल को जला देना, जैसे हाई टेम्परेचर ओपन जला देना, दैट इज इंसरनेशन। फिर केमिकल है, जैसे एग्जांपल आप स्विमिंग पूल में लोगों की गंदगी आ जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम केमिकल डालते हैं, सो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो गंदगी है पानी का बाहर निकलता है, सो दैट इज केमिकल प्रोसेस। और माइक्रोवेविंग इज हीटिंग हाई एक्सट्रीम एंड, पानी में डालकर उबालना एंड बेसिकली उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करना। ये 4 अलग अलग टेक्निक है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑटोक्लेविंग, इंसरनेशन, केमिकल, माइक्रोवेविंग, ठीक है। इंसरनेशन में क्या होता है, जो भी वेस्ट है वो पानी में मिक्स करके उसको हीट करते हैं, ठीक है, बट नॉर्मली स्टीम देते हैं, तो दैट इज ऑटोक्लेविंग। लिटिल लेस टेम्परेचर ऑटोक्लेविंग, हाई टेम्परेचर दैट इज बेसिकली माइक्रोवेविंग। फिर केमिकल्स, जैसे पानी में आप डालते हैं स्विमिंग पूल में, दैट इज बेसिकली केमिकल। एंड इंसरनेशन is like burning the product itself, that is insertion. So this is about, write a short note about the biomedical waste. Very clear guys. तो अगला आता है, what is biomedical waste, what are the approaches to handle the biomedical waste. Now what are the key initiative of plastic management in India. प्लास्टिक मैनेजमेंट को लेकर इंडिया में क्या क्या किया गया है, प्लास्टिक मैनेजमेंट को लेकर इंडिया में क्या क्या की इनिशिएटिव्स लिया गया है, ठीक है। सो इंडिया लेवल तक ही आपको बताना है, की इनिशिएटिव फॉर प्लास्टिक मैनेजमेंट इन इंडिया, ओके। सो अगर आप ये देखोगे की इनिशिएटिव फॉर प्लास्टिक मैनेजमेंट इंडिया, ये आपके रेगुलर नोट्स पर भी है, दैट इज ऑन पेज नंबर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, केस स्टडी ऑफ प्लास्टिक मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, ये अगर आप देखोगे दैट इज ऑन पेज नंबर 15.43, प्लस आपके अमेंडमेंट शीट पर भी दिया गया है, ठीक है। सो की इनिशिएटिव फॉर प्लास्टिक मैनेजमेंट इन इंडिया, की इनिशिएटिव फॉर प्लास्टिक मैनेजमेंट इन इंडिया। सबसे पहले प्लास्टिक 1999 में 20 माइक्रॉन्स तक अलाउड था कि आप प्रिंट करोगे, और प्रॉब्लम ये हो गया, प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लिटरिंग, इधर उधर पड़ा रहता है, गंदगी लाता है, सॉइल वाटर को भी कहीं ना कहीं उसका डिकम्पोज कर लेता है।
फिर हमने 2011 रूल्स लाया, प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स। उस रूल्स में हमने मिनिमम थिकनेस 40 माइक्रॉन्स कर दिया। 2011 के बाद 2016 रूल्स आया, जो पुराने रूल्स को रिपील किया है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बिलीव इन स्वच्छ भारत अभियान, हमें क्लीन इंडिया करना है, सारी प्लास्टिक को क्लियर करना है, सो हमने थिकनेस को बढ़ाकर 40 to 50 माइक्रोन कर दिया है। प्लस अब म्यूनिसिपल एरियाज, रूरल एरिया भी लाइबल है प्लास्टिक को क्लीन करने के लिए। म्यूनिसिपल एरिया में रूरल एरिया भी आता है प्लास्टिक को उठाने के लिए। प्लस जितने भी प्रोड्यूसर हैं प्लास्टिक बना रहे हैं, इनको रिस्पॉन्सिबली प्लास्टिक का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग लोग हैं, इन्हें प्लास्टिक मैनेजमेंट सही ढंग से करना पड़ेगा। ऑल्सो जितने भी लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, तो जितने भी प्लास्टिक लाकर देंगे, हम उनसे एक फी लेने वाले हैं, मैनेजमेंट फी लेंगे। आप जितना प्लास्टिक लाओगे उसका मैनेजमेंट फी भी आपको देना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जितने भी PIBO, P प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक, I इंपोर्टर ऑफ प्लास्टिक, BO ब्रांड ओनर ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक बनाया किसी और ने, लेबल मेरा लगाया, अंबानी ने लेबल लगा दिया या फ्रूटी कंपनी ने लेबल लगाया, तो PIBO प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक, इंपोर्टर ऑफ प्लास्टिक एंड ब्रांड ओनर ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक को, इनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है गवर्नमेंट के पास, और जितना भी प्लास्टिक वो यूज कर रहे हैं उनको अपना नाम, अपनी पूरी जानकारी उस पर लिखना। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू क्लियर दैट प्लास्टिक। मिनिमम प्लास्टिक को रिसाइकल करना पड़ेगा, और आपको क्वार्टरली फाइलिंग, एनुअल रिपोर्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट पे फाइल करना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, व्हाट आर द की इनिशिएटिव ऑफ प्लास्टिक मैनेजमेंट इन इंडिया। पहले प्लास्टिक मैनेजमेंट, प्लास्टिक को हम 20 माइक्रॉन्स तक अलाउ किए, बाद में हमने 40 माइक्रॉन्स तक अलाउ किया, फिर 2016 रूल्स में हमने उसको 50 कर दिया, और अभी वो बढ़ भी गया, ठीक है। उसके बाद जितने भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर है उनको रिस्पॉन्सिबल कर दिया है, उनसे मैनेजमेंट फी लिया जा रहा है। और आजकल PIBO प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर, इनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, विद द कंपनी। उनको सारे रजिस्ट्रेशन नंबर, इंपोर्ट नंबर, सारा नंबर उस प्लास्टिक पे प्रिंट करना पड़ेगा। प्लस उनको क्वार्टरली फाइलिंग करनी है, एनुअल फाइलिंग करनी है, अपडेट करना है, ठीक है। उनसे एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन सेस लिया जाएगा, CPCB। अगर आप कोई भी पोल्यूशन कर रहे हैं तो आप लाइबल हो, आपको देना पड़ेगा। रोड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, यूज प्लास्टिक वेस्ट, अंडरग्राउंड रोड में डंपिंग करो प्लास्टिक, ऐसा गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। सो दिस इज अबाउट प्लास्टिक मैनेजमेंट। तो मणिपल्ली बेटा, मैं 31 तारीख रात को 12 बजे लाइव आऊंगा, 15-20 मिनट आपका लूंगा। मैं आपको ऐसे 8 से 10 टिप दूंगा एग्जाम के दौरान। अब बोलूंगा तो आप उस मोड में नहीं, अभी पढ़ने के मोड पे। अब मैं रात को 12 बजे आपको मिलने वाला हूँ, एंड हम लाइव मिलेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे लाइव आएंगे, और हम ऐसे 8-10 टिप 10-15 मिनट मिल लेंगे, उसको हम बस लाइव ही मिलना है, बाद में वो प्राइवेट कर देंगे। उससे उस दौरान 15 मिनट में बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। हम रात को एक 15 मिनट सब मिलेंगे। आर यू रेडी फॉर इट? करेक्ट। सो ये हो गया आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में एक एरिया हो गया है। अब आपके नोट्स है। नेक्स्ट, व्हाट आर द की इनिशिएटिव हो गया। कमेंट अबाउट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। EPR के बारे में आपको कमेंट करना है। इंडिया में EPR, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो पोल्यूट कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे मैरिको कंपनी पैराशूट ऑयल प्रिंट कर रही है, तो मैरिको कंपनी पैराशूट ऑयल प्रिंट कर रही है, ठीक है। सो सबसे पहले पैराशूट कंपनी प्रिंट कर रही है, तो बॉटल्स रिप्लेस करना उनका काम है, रिसाइकल करना उनका काम है। सो पैराशूट कंपनी का काम बनता है कि उसे, वो रिस्पॉन्सिबल है, आर दे गेटिंग, इकोनॉमी में ला रहा है। सो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। तो यहां पर देखो, ये सप्लीमेंट शीट पे आया था, सप्लीमेंट शीट में इंस्टीट्यूट ने दिया था। EPR इन इंडिया क्या है? EPR इन इंडिया, सो जितने भी लोग प्रोड्यूसर है, इंपोर्टर है, ब्रांड ओनर है, तो पहली बात तो उनको रजिस्टर करना है EPR के पोर्टल पे, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल पे रजिस्टर करना है। उनको अपना एक्शन प्लान देना है कि वो किस तरह से रिसाइकलिंग करेंगे, क्या करेंगे। ओके, आपका टर्नओवर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप PIBO है तो आप रिस्पॉन्सिबल है, रिसाइकलिंग करना है, आपको रिसाइकल कंटेंट ही यूज करना है कि वो वापस रिसाइकल हो, रीयूज कर सके, एंड ऑफ लाइफ ऑफ डिस्पोजल तक यूज हो सके। आपको एनुअल रिटर्न्स देना है, आपको प्लास्टिक क्रेडिट्स देना है, जितना आपने रिसाइकल किया है आपको उसका क्रेडिट्स मिलेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोफिया, मैंने अमेंडमेंट सेशन अलग से लिया है, करेक्ट, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 15 का 5वां कंटेंट, चैप्टर 15 को अपन फिर कंक्लूड करेंगे, ठीक है।
चैप्टर नंबर 15 का 5वां कंटेंट है सर्कुलर इकोनॉमी पर कमेंट करिए। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? तो मैं बहुत फास्ट बता रहा हूं। सबसे पहले सर्कुलर इकोनॉमी के लिए आप आएंगे, दैट इज पेज नंबर इज 15.4, फॉस्टर द सर्कुलर इकोनॉमी वेस्ट टू वेल्थ। तो देखो सबसे पहले 75th इंडिपेंडेंस डे पर 2021 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, और ये सर्कुलर इकोनॉमी में हमने 10 वेस्ट को आइडेंटिफाई किया है जो बहुत ही इजीली रिसाइकल हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें नीति आयोग और 11 कमिटीज ने सर्कुलर इकोनॉमी का प्लान बनाया बैठकर, और उन्होंने 10 वेस्ट को आइडेंटिफाई किया। जैसे एग्जांपल है ई वेस्ट, टॉक्सिक एंड हैजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्क्रैप मेटल, टायर, लाइफ जिप्सम, यूज सोलर पैनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये पूरा काम सर्कुलर इकोनॉमी का काम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग रूल्स लाया, जैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसर ही लायबल रिसाइकल करने के लिए। अच्छा, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाया हमने, करे, प्लस बैटरी वेस्ट लाया, और गाइडलाइंस फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आ गए, ठीक है। आज हम वेस्ट टू वेल्थ को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम ऐसा बिजनेस लाना चाह रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं ये एक बिजनेस बन चुका है, रिसाइकलिंग करने का अलग बिजनेस मॉडल है, बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिल रहा है, और आज जो वेस्ट है वो वेल्थ में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर अनाउंस मिशन सर्कुलर इकोनॉमी। मिशन सर्कुलर इकोनॉमी में आप करने के लिए नीति आयोग ने मिलकर, नीति आयोग ने 11 कमिटीज के साथ डेवलप किया, उन्हें 11 कमिटी बनाई और अलग अलग कैटेगरी ऑफ वेस्ट को आइडेंटिफाई किया। 10 कैटेगरीज ऑफ वेस्ट को आइडेंटिफाई किया गया, और ये पूरा प्रोग्राम कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज। उसके बाद हमने ये कहीं ना कहीं वेस्ट रिलेटेड 4 रेगुलेशंस पास कर दिए हैं। पहला रेगुलेशन है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेस्ट टायर, सेकंड है गाइडलाइंस फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग, बैटरी वेस्ट एंड ई वेस्ट। उसके बाद में वेस्ट टू मिशन सर्कुलर इकोनॉमी में कवर किया गया है। सो गाइस, इसमें आपको और एक चीज याद रखना है, नहीं अब लास्ट मोमेंट पे जो भी डेटाबेस है उस पर आपने फोकस नहीं करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू? सर यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील नॉट इंपॉर्टेंट है, क्या है मैं आपको बता रहा हूं। यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील, देखो तो अब ये एक सेकेंड पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा है रिसोर्स एफिशिएंसी का मीनिंग और रिसोर्स एफिशिएंसी के अलग अलग तरीके, ये पढ़ लिया। सेकेंड हमने पढ़ा है बायो वेस्ट का मतलब और बायो वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं, ये पढ़ लिया। तीसरा, व्हाट आर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट को कैसे हैंडल किया जा रहा है। चौथा हमने पढ़ा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। पांचवा हमने पढ़ा सर्कुलर इकोनॉमी। सिक्स्थ में कवर करने जा रहा हूं यूरोपियन ग्रीन डील। यूरोपियन ग्रीन डील, कितने बच्चों को यूरोपियन ग्रीन डील याद है? जल्दी से बताइए, जो पेज नंबर 15.38 पर है, यूरोपियन ग्रीन डील। यूरोपियन ग्रीन डील बताइए। और इस चैप्टर से मैं और एक लेने वाला हूं ई वेस्ट के बारे में। ई वेस्ट, इतने टॉपिक 7 मैंने इस चैप्टर से ज्यादा ले लिए। यूरोपियन ग्रीन डील, हाँ जल्दी से लाइव व्यूअर्स और लाइक्स बैलेंस शीट मैच करना है जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। आई होप आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है, आप लगे हो। डर तो लगता है गाइस, हर बड़ी एग्जाम है, हमने भी स्टूडेंट लाइफ में जब दिया था तो डर रहता है, बट आप लगे हो। सर सप्लीमेंट नोट्स ख्याति अग्रवाल, मैंने ऑलरेडी सप्लीमेंट का जो सेशन लिया उसके नीचे ड्राइव लिंक पे दिया है। अमेंडमेंट सेशन लिया था उसमें, ठीक है। सो यूरोपियन ग्रीन डील, यूरोपियन ग्रीन डील क्या है? ये सारे यूरोपियन कंट्री साथ में, यूरोपियन कमीशन ने डिसाइड किया कि हमारे यूरोप के अंदर
जितने भी लोअर इनकम कंट्रीज हैं, जितने भी लोअर इनकम कंट्रीज हैं, हमें उनको कहीं ना कहीं क्या करना है, उनका हमें कुछ कार्बन एमिशन कम कराना है। हमें यूरोप को वैसे ही सुंदर रखना है, हमें क्लाइमेट मेंटेन रखना है। सो हमें कार्बन एमिशन नेट जीरो ग्रीन हाउस एमिशन 2050 तक नहीं करना है। हमें रिसोर्स को बहुत हैंडलफुल करना है, और कोई पर्सन और कोई प्लेस, कहीं भी कोई अनटच एरिया नहीं होना चाहिए, सब एकदम ब्यूटीफुल रखना है। सो यूरोपियन कमीशन, इन्होंने ग्रीन डील एक रोड मैप है जो यूरोपियन इकोनॉमी को क्या बनाएगा, सस्टेनेबल। क्या बनाएगा, सस्टेनेबल, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो लोग यूरोप घूमने जाते हैं, लोग ट्रिप पर जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट बहुत सुंदर है, वहां पे बाकी कुछ नहीं मिलेगा यूरोप में। सो यूरोप में क्या होता है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, इंफ्रा अच्छा है, सो लोग जाते हैं। तो आज उसको अपॉर्चुनिटी हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये यूरोपियन कमीशन का एक रिकमेंडेशन है, जिन्होंने यूरोपियन ग्रीन डील दिया। क्या करना चाह रहे हैं इस ग्रीन डील के माध्यम से, यूरोप को हम सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। कैसे बनाएंगे, क्लाइमेट को और एनवायरमेंट को, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। और हमने गोल रखा है 2050 तक हम नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आएंगे, और कोई भी प्लेस और कोई भी पर्सन बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा, हर एक को बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, हर प्लेस सुंदर रहेगा। ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फ्रेश एयर, क्लीन वाटर, हेल्दी सॉइल, हम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाएंगे, हेल्दी फूड देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अरे बहुत ही बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मतलब मेरे फ्रेंड्स भी गए जहां पर बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपको मेट्रो में जाना है आराम से, आप प्राइवेटली घूमने की जरूरत नहीं है। क्लीन एनर्जी जिससे पोल्यूशन ना हो, आग ना है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स जो कहीं ना कहीं अगले जनरेशन पे भी यूज हो जाए, एंड फ्यूचर प्रूफ जॉब्स एंड कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रीज हम ग्लोबली हम ओपन करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट जीरो कार्बन एमिशन, ओके उसके बाद क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अगर आपका गुड एनवायरमेंट रहेगा, लोग टूरिज्म में जाएंगे, एंड कोई भी पर्सन प्लेस पीछे नहीं रहेगा। जिससे क्या होगा, अगर ये सब करेंगे तो लोगों को अच्छा एयर मिलेगा, क्लीन वाटर मिलेगा, ठीक है, सॉइल अच्छा मिलेगा, हेल्दी सॉइल मिलेगा, लोग एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाएंगे, प्लस लोग एफोर्डेबल फूड बनाएंगे, हेल्दी फूड देंगे, प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर रहेगा, ठीक है, क्लीन एनर्जी सबके पास रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, फ्यूचर प्रूफ जॉब्स एंड ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रीज हम क्रिएट करेंगे। सो दिस इज अबाउट यूरोपियन ग्रीन डील, करेक्ट गाइस। अब इसके बाद में आ रहा हूं मैं ई वेस्ट। अब मैं बता रहा हूं ई वेस्ट को लेकर इंपॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर से मैंने 7 टॉपिक ले लिए, अब थोड़ा सा पुश हो जाएंगे प्रिपरेशन में। सो ई वेस्ट को लेकर, ई वेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई वेस्ट? All the electronic product that is not in use is called as e-waste. All the electronic products and gadget that is what is not in use is called as e-waste. कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का एंड लाइफ आ गया, सो उसको हम ई वेस्ट डिक्लेयर करेंगे। इसमें भी डेंजरस केमिकल्स है, इसमें भी डेंजरस ये इक्विपमेंट्स है जो हमारे लिए डेंजर प्रूव हो सकता है। सो यहां पर देखिए, e-waste is nothing but electronic product that is unwanted, not working or which is near to end of use life. उसका जो लाइफ है वो खत्म हो रहा है, वो e-waste है। कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर्स, ये सब e-waste है। आपके घर पे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये e-waste है। एंड सबसे पहले यहां पर बहुत इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। CAGR एवरेजली 14.5% कहीं ना कहीं आज ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री में। लगभग 8.25% वॉल्यूम वाइज, क्वांटिटी वाइज ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू वाइज यहाँ पे 14.25 आ गया है। ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमने लाया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जो बेसिकली आपको क्या बोल रहा है कि आप उसको ई वेस्ट को डिसमेंटलिंग करोगे, नहीं है, भंगार में बेचते हैं, सब ओपन करके जो अच्छा पार्ट बुरा पार्ट है और रिसाइकलिंग करने की कोशिश करेंगे, ये हमने बोला गया है। सबसे पहले ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आया, बाद में अमेंडमेंट आया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। पहले आया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, फिर आया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022, जिसमें से ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ये किस पर एप्लीकेबल है, ये रूल्स किसको फॉलो करना है? सबसे पहले जो भी क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कलेक्शन सेंटर, डीलर, रिफर्बिशिंग, जैसे सेकंड हैंड फोन को ठीक करके बेचते हैं, लैपटॉप ठीक करके बेचते हैं, रिफर्बिशिंग, डिसमेंटलिंग जो उसको खोलकर बेचते हैं, रिसाइकलर, सब पर ये रूल्स एप्लीकेबल है। सबसे पहले हमने क्या किया है, 21 प्रोडक्ट्स का लिस्ट नोटिफाई किया है शेड्यूल 1 के अंदर। वो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ गुड्स हमने नोटिफाई किया है, ठीक है। जो भी वो 21 प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं उनको ई वेस्ट रूल्स फॉलो करना
पड़ेगा। फिर नए रूल्स आ गए, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 ये किस पर एप्लीकेबल है? वही मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर, रिसाइकलर, जो भी लोग, पहली बात इन सबको पहले पोर्टल पे रजिस्टर होना है, ठीक है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कोई भी काम नहीं करोगे, ठीक है। नाउ रिप्लेस बाय रजिस्टर। पहले क्या था? लाइसेंस लो, अब क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। पहले क्या था? ऑथराइजेशन लो, अब क्या सिर्फ रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। अब 2022 रूल्स में हमने, ठीक है, 106 EEE इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऐसे लिस्ट को हमने नोटिफाई कर दिया है स्केड्यूल 1 के अंदर। आपके ऊपर टारगेट रखा है कि आपको मिनिमम रिसाइकलिंग करना पड़ेगा। आपने लैपटॉप बेचा तो लैपटॉप को लेकर रिसाइकल करना आपका काम है। मिनिमम टारगेट हमने दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, पहले 2 साल में 23, 24, 24, 25 में 60% रिसाइकलिंग आपकी जिम्मेदारी है। 20 देन अगले 2 साल में 25, 26 में 70% आपको रिसाइकल करना है। 27, 28, 28, 29 में आपको 80% रिसाइकल करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। प्लस हमने क्या कर दिया है, आपके ई वेस्ट में ट्राई करके डेंजरस इक्विपमेंट नहीं यूज करना है। लीड, मर्क्यूरी एंड अदर मैक्सिमम या यूज भी कर रहे हैं तो एक लिमिट से ज्यादा यूज नहीं करना है, जो बहुत ही डेंजरस है, लोगों के लाइफ के लिए खतरनाक है, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है। सर आप ई वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं? ई वेस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? ई वेस्ट को कम करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सबसे पहले रिसाइकल प्रोडक्ट्स बाय करोगे। क्या करोगे? सेकंड हैंड लैपटॉप, सेकंड हैंड फोन, सेकंड हैंड ये, जिससे क्या होगा? ऑलरेडी न्यू बाय करने जाओगे तो ई वेस्ट और जनरेट होगा। सेकंड हैंड बाय करना चाहिए। तो बहुत सारी कंपनीज में जितने भी डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स हैं वो रिफर्बिश यूज करते हैं। फिर हार्ड डिस्क पेनड्राइव की जगह पर क्लाउड स्टोरेज करना है, जिससे बहुत सारा हार्ड डिस्क पेनड्राइव आपका बचेगा। एंड थर्ड, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज घर में यूज नहीं कर रहे, बहुत सारे फोन घर में पड़ा होता है, अनयूज होता है, बहुत सारे गैजेट हम रखते हैं, बाद में कुछ काम नहीं आता है, फेंकना ही पड़ता है, वो किसी को डोनेट कर दो या बेच दो, जैसे आजकल कैशिफाई वगैरह पर बेच देना है। ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे आप ई वेस्ट को कम कर सकते हैं। सो ई वेस्ट को कम करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है reduce the purchase and try to buy the second hand thing. Second, cloud storage. And third, donate and resold the product. Are you getting it? So this is about e-waste. अब मैं वेट करूंगा जब तक आपका लाइक्स 150 तक नहीं पहुंच रहा है तब तक, क्योंकि आप, यार ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने आपको कल समझाया था, आप शादी में जाते हो, खाना खाते हो, तो दूल्हा दुल्हन को आप हाथ कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के आते कि नहीं, आप बस खाना खा के निकल जाते हो, ऐसा थोड़ी। तो आपने उसको कहीं ना कहीं एक साइन ऑफ 2-वे कम्युनिकेशन होता है लाइक्स एंड कमेंटिंग में, ठीक है, जल्दी से। सो मैंने इस चैप्टर में, मैं वेट कर रहा हूं 150 के लिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जब तक मैंने इस चैप्टर में 7 कंसेप्ट खत्म कर लिए, मैं वेट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं 7 कंसेप्ट। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ग्रीन इनिशिएटिव, आपको ध्यान से, एकदम ल्यूक्रेटिव चैप्टर है। पहला, रिसोर्स एफिशिएंसी का मीनिंग और रिसोर्स एफिशिएंसी के टेक्निक्स। सेकंड, बायो वेस्ट कैसे होता है और बायो वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाता है। फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर इंडिया में क्या किया जा रहा है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी क्या इंडिया में, सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर इंडिया में क्या चल रहा है, यूरोपियन ग्रीन डील क्या होता है और ई वेस्ट क्या होता है। दिस इज डन एंड डस्टेड ऑफ चैप्टर नंबर 15। हाँ, अब मैं अगले चैप्टर पे जाने से पहले, हैव यू केप्ट, मैंने आपको एक गाइडेंस वीडियो डाला था जिसमें आपको कौन से डे पे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हैव यू वॉच द वीडियो? कितने स्टूडेंट्स ने, ठीक है, चैप्टर वाइज रिवीजन में पोल रन कर रहा हूं। चैप्टर वाइज रिवीजन मैंने एक पोल डाला है, ठीक है, जब तक मैं आ गया। यस सोफिया, करेक्ट। सो सर्कुलर इकोनॉमी एक बार बता दीजिए। सर सर्कुलर इकोनॉमी में आपको यह समझना है सबसे पहले, हाँ, सर्कुलर इकोनॉमी में समझना है कि जो भी वेस्ट है हम उसको वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन पर आपको अनाउंस किया था, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी। और गाइस उसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं, नीति आयोग ने 11 अलग अलग कमिटी बनाई कि हम किस तरह से देश में सर्कुलर इकोनॉमी बनाए, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करें, कचरे को सोना में कन्वर्ट करें। और हमने ऐसे 10 टूल्स जो है वो हमने आइडेंटिफाई करके रखा है, 10 टूल्स जो है वो आइडेंटिफाई करके रखा है,
ठीक है, जो अलग अलग चीज है जो रिसाइकल हो सकता है, और अब हम वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 12। 2 अटेम्प्ट से 5 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन अब तक तो 2 अटेम्प्ट से आ रहे हैं। तो हम एक बार चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर 12 इज अबाउट बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ऑन ESG, एनवायरमेंट सोशो गवर्नेंस को लेकर बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन 1, climatic action failure is considered to be the most risk both the short term and long term। कमेंट, क्लाइमेटिक रिस्क देखो इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में है कि बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है। पहला बोर्ड है स्ट्रैटेजी पॉलिसी ओवरसाइट करना, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जितने भी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज हैं उसको टैकल करना, स्टडी करना बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और डिस्क्लोजर करना बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप देखोगे कोई भी कंपनी होती है, सो कंपनी के ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड के नीचे आता है सीनियर मैनेजमेंट और आता है लोअर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट CEO, CFO, CS, MD, होल टाइम डायरेक्टर, ये सब यहां पर भी आते हैं, बोर्ड पे भी आता है। कंपनी के ओनर है शेयर होल्डर। अब बोर्ड क्या बनाता है, स्ट्रैटेजी, बोर्ड क्या बनाता है, स्ट्रैटेजी, और ओवरसाइट भी रखता है, ध्यान भी देता है, करेक्ट, ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोर्ड का काम है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करना, और बोर्ड का काम है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब डिस्क्लोजर करना। सो बोर्ड अपनी मदद लेता है इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर के माध्यम से लोअर मैनेजमेंट में चेकिंग कराता है। बोर्ड इंटरनल कंट्रोल करता है, और बोर्ड विजिल मैकेनिज्म के माध्यम से बहुत सारा इंसाइट्स लेता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज का। सो अभी आपका काम है एज अ बोर्ड, जब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी में एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, गवर्नेंस फैक्टर को ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल है HDFC बैंक, HDFC बैंक बना रहा है कि हमें पानी वेस्ट कम करना है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। तो पानी का बॉटल्स, पैक बॉटल देना बंद कर दिया, उन्होंने हर जगह फिल्टर लगा दिया कि जितना प्लास्टिक वेस्ट कम जनरेट हो। तो आप जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आपको एनवायरमेंट, सोशो और गवर्नेंस ध्यान में रखना है। स्ट्रैटेजिकली उन्होंने सब बोर्ड ने कंपनी को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाला। अरे आप सोशली गलत कर रहे हो, आपको सोचना पड़ेगा। आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो, स्ट्रैटेजी बनाते समय एनवायरमेंट, सोशो, गवर्नेंस ये ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाना है और उस पर निगरानी रखनी है। रिस्क को स्टडी कर रहे हैं, एनवायरमेंटल रिस्क, सोशल रिस्क, गवर्नेंस रिस्क, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भी अंबानी को, ठीक है, जामनगर में ऑयल रिफाइनरी बहुत पोल्यूशन कर रहा था, तो उनके लिए एनवायरमेंटल रिस्क था। उन्होंने एनवायरमेंटल रिस्क को एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। एनवायरमेंटल रिस्क था, वो लोग हाई पोल्यूशन कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दी। अब उन्होंने बोला ठीक है गवर्नमेंट, इधर पोल्यूशन हो रहा है, हम ऑक्सीजन भी बनाएंगे। उन्होंने मैंगो ऑर्चिड डाल दिया, मैंगो का पूरा खेत डाल दिया, और मैंगो को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उससे रेवेन्यू भी आ रहा है, और एनवायरमेंटल को रिस्टोर भी किया। दे हैव स्टडीड द एनवायरमेंटल रिस्क और कन्वर्टेड इनटू एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी। तो बोर्ड का काम है सबसे पहले, कहीं ना कहीं सबसे पहले, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यहां पर कोई भी एनवायरमेंटल रिस्क और कोई भी एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू? प्रतीक सुराना, थैंक्स फॉर द लव। ये डेफिनेटली द डे यू गेट अ रिजल्ट, आई विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। आपने प्यार से SC आउट ऑफ टोकन लव आपने वो पे वाला कर दिया, बट यस उस उम्मीद के लिए मैंने किया नहीं था ये लेक्चर, बट यस इट मैटर्स अ लॉट। ओके, ये एक दुआएं होती है। सो अब ये देखो, सबसे पहले इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले एनवायरमेंटल रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करना, और आपका काम है सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं करना है, आपका काम है एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस की रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग का चैप्टर नंबर 20 आपको ध्यान में रखना है, दैट इज बेसिकली हैव बीन हियर। तो सबसे पहले हम टॉकिंग अबाउट, यहां पर क्वेश्चन 1, क्लाइमेटिक एक्शन फेलियर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिस्क बोथ इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्लाइमेटिक एक्शन फेलियर, क्लाइमेट में चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, आज जो है ना पुणे में इतनी बारिश हो रही है, समर्स में बारिश हो रही है, क्लाइमेटिक एक्शन फेलियर इज द मोस्ट रिस्क, ठीक है, वेदर इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कमेंट। तो आपने एग्जाम में क्या करना है, ये दिख रहा है आपको, आपने एग्जाम में सबसे पहले ये जो दिख रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट पेज नंबर इज 12.5, क्लाइमेटिक एक्शन फेलियर
ये बहुत बड़ा रिस्क देखा गया है। इंस्टीट्यूट पहले सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वर्ल्ड ग्लोबल रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बोलता है कि हमारा इकोनॉमिक फोरम के अंदर एक रिपोर्ट आया था कि द वेरी बिग रिस्क इज ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर इज क्लाइमेटिक चेंज, एक्सट्रीम वेदर, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, लाइवलीहुड इरोजन, इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे गए, ठीक है, ये आगे के 10 साल में हमारे प्रॉब्लम्स है। 2022 रिपोर्ट आया, इकोनॉमिक फोरम पे रिपोर्ट आया, रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और क्लाइमेटिक एक्शन सबसे बड़ा रिस्क देखा गया है, जिसमें से अब क्रिसिल ने इंडिया की 586 कंपनी को एसेस किया और देखा सिर्फ 14 कंपनीज लीडरशिप बोर्ड पे है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस में, और बाकी लगभग 73 कंपनीज वीक कैटेगरी और बिलो एवरेज कैटेगरी में। क्रिसिल ने असेसमेंट किया एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस का, लगभग 586 कंपनी को एसेस किया, 586 में से सिर्फ 14 कंपनी लीडरशिप बोर्ड पर है और लगभग 73 कंपनी तो वीक कैटेगरी बिलो एवरेज कैटेगरी में। इंडिया इज द मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेटिक चेंज। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेटिक चेंज होना, और सभी कंपनीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ERM के माध्यम से, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के माध्यम से क्लाइमेटिक रिस्क पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स हो जाएंगे। लेट मी टेक एग्जांपल, मैरिको देता है कोकोनट ऑयल। अगर कोकोनट ऑयल देना तो कोकोनट लगेगा तो होता है एनवायरमेंट टेम्परेचर पर है। अगर सही वेदर नहीं रहेगा, कोकोनट नहीं आएगा तो कोकोनट ऑयल नहीं बनेगा और मैरिको कोकोनट ऑयल बेच नहीं पाएगा। तो अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी क्लियर। अगर वेदर है, क्लाइमेट है, तो सब बिजनेस सही है, नहीं तो सारे बिजनेस कोलैप्स हो सकते हैं। पूरा बिजनेस एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट है। इंडिया इज द मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेटिक चेंज, और हर कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्लाइमेटिक रिस्क पे काम करना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी बात, आपने ERM सिस्टम के माध्यम से क्लाइमेटिक रिस्क को हैंडल करना है। वेरी वेरी क्लियर गाइस। तो ये मैंने क्वेश्चन बनाया, कीर्तना, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया। निखिल मेरे जान, लव यू, निखिल चौहान, लव यू। मैं अपना ही फेस टू फेस का बच्चा है एकदम आज, मतलब ये मतलब ऑब्वियसली दिस लेक्चर इज फॉर आवर स्टूडेंट, बट ये एक होता है ना जेस्चर होता है बच्चों का। बहुत सारी दुआ है यार, बहुत दुआ है आप लोग को, आप समझना मेरी बात। इट्स नॉट ऑब्वियसली नॉट हियर फॉर मनी डूइंग, ये वाला लेक्चर थोड़ी ना पैसों के लिए, बट जब बच्चा ऐसा एप्रिसिएशन दिखाता ना, ऐसे जान आ जाती है यार, जान, ठीक है। सो अब आते हैं, दैट इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग। मैंने क्या किया, इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपके पहले सेंटेंस के बेस पर घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको क्या बोला, ESG रिस्क, बट ये पहला सेंटेंस है, इसको बोलेंगे कमेंट। आप बोलेंगे भाई ये कहां से आया, ये तो पढ़ा ही नहीं है, सर ने पढ़ा ही नहीं है। तो आपको थोड़ा एफर्ट डालना है। तो सबसे पहले इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यहां पर आपका क्वेश्चन 1 हो गया, क्लाइमेटिक एक्शन फेलियर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिस्क बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। मैं रिपीट कर रहा हूं वापस से, आप लोग है ना, आज वीडियो के बाद थोड़ी देर 15-20 मिनट वीडियो रहेगा। आप पहले तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो डालना ही डालना, दूसरा आपकी और क्या जरूरतें हैं, मैं एंड तक आने की कोशिश करूंगा, मैं एंड तक आपके साथ रहूंगा। मैंने वादा किया था फेस टू फेस में भी, जब बच्चा आता है कि मैं आपके साथ एंड तक रहूंगा, जब पैसिवली रहूंगा बट रहूंगा। सो मैंने 31 की रात 12 बजे हम 15 मिनट मिलेंगे यूट्यूब लाइव पे, 15 मिनट प्राइवेटली मिलेंगे, एकदम ऐसा बंद कर देंगे, यूट्यूब लाइव एकदम कर देंगे 15 मिनट, ऐसे 8-10 टिप दूंगा जो आपको एग्जाम में काम आएगा। बात खत्म। रात को 12 बजे 15 मिनट, ओके, क्योंकि 1 जून स्टार्ट हो जाएगा और 1 जून हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, समझ रहे हैं मेरी बात। और 1 जून, एक रात को 12 बजे 1 जून होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे सब CS बने, ये मेरी उम्मीद है। देखो मेहनत हर कोई कर रहा है, डर हर कोई रहा है, तो खत्म ही नहीं हो रहा है पोर्शन, मैं मान रहा हूं, बट हमें उम्मीद बना के रखना है। वो 12 बजे ऐसा मोटिवेशन रहेगा, प्लस ऐसे टिप्स रहेंगे, आपके अंदर जान आएगी, ये मैं गारंटी कर रहा हूं। ओके, यस, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट chairman believe that one of the biggest change in board governance is board composition. चेयरमैन को लग रहा है आगे जाके बोर्ड गवर्नेंस में, बोर्ड कॉम्पोजिशन में बहुत बड़ा बदलाव है। चेयरमैन को लग रहा है आगे जाके बोर्ड कॉम्पोजिशन में बहुत बड़ा बदलाव है, ठीक है। कमेंट दिस, आपको क्या लगता है विद अ सपोर्टिंग रिपोर्ट, इसको कमेंट करना है विद अ रिपोर्ट। तो यहां पे डेलॉइट का रिपोर्ट आया था, करेक्ट, ठीक है, डेलॉइट का रिपोर्ट आया था, समझना मेरी बात, डेलॉइट का रिपोर्ट आया था, दैट इज ऑन पेज नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, चेयरमैन बिलीव दैट वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज इन द बोर्ड गवर्नेंस इज द बोर्ड कॉम्पोजिशन। बोर्ड के कॉम्पोजिशन में इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत बदलाव देखा गया है।
आज बोर्ड के कॉम्पोजिशन में यंग लोग, डायनामिक लोग बैठ रहे हैं। पहले एक जमाना था सिर्फ ओल्ड एक्सपीरियंस लोग बैठेंगे, आज यंग, डायनामिक एंड ओल्ड एक्सपीरियंस पीपल दोनों बोर्ड रूम में बैठेंगे। आज बोर्ड के डिस्कशन अलग लेवल पे चल रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट 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 नहीं चल रहा है। आज हम बोर्ड रूम में सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सोशल इश्यूज की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, स्पेसिफिकली आज इनोवेशंस की बात हो रही है। सो बोर्ड रूम में काफी बदलाव देखा गया है। डेलॉइट ने सर्वे किया था, 35 चेयरमैन से इंटरव्यू किया था। चेयरमैन ने, करेक्ट है, चेयरमैन ने बताया कि वो कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। आज आप क्या जानते हो उसके बेसिस पे आपको बोर्ड रूम में लिया जाएगा। आप किसको जानते हो, आपका कनेक्ट क्या है, वो कुछ काम का नहीं है, आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे कंपनी में, उसके बेसिस पे आपको बोर्ड रूम में लिया जाएगा। यंगर डायनामिक पर्सन को बोर्ड रूम में लिया जा रहा है। So chairman believe that one of the biggest change in the board governance is board composition. Comment with supporting report which validates this. ठीक है, which validates this. जब तक मुझे एक बात बताइए, tell me one thing guys, ठीक है, सबसे पहले कि यहां पर, ठीक है, सबसे पहले यहां पर कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट की केस स्टडीज हमें उठानी चाहिए, और प्लस हमें चैप्टर 19-20 को हमने टॉप टॉपिक्स लेना चाहिए। कितने लोगों को लगता है रिस्क मैनेजमेंट की केस स्टडी लेना चाहिए एंड टॉपिक्स को हमें कवर करना है? साइली, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, अपने बहुत प्यारे बच्चे, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट लक फॉर यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, डू वेल। आप किस तरह से अब एग्जीक्यूटिव पास हुए मुझे मालूम है, आप किस तरह से स्ट्रगल करके पढ़ रहे मुझे मालूम है। सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूं सब चीज सेटल हो और आप आगे ग्रो करें। ओके, थैंक्स अ लॉट। हाँ चले, बताइए। हाँ, लेना चाहिए तो प्लान करते हैं अपन इसमें। चैप्टर 18, 19, 20 उठाते हैं कल मेन टॉपिक्स में, कल में, और केस स्टडी का सेशन अलग से लेते हैं। अरे अंजलि, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं। करेक्ट। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। Chairman believe that one of the biggest change in the board governance is the board composition. Comment with the supporting report. So यहां पर हमने डेलॉइट का रिपोर्ट डालना है। डेलॉइट के रिपोर्ट में क्या बोला गया है? डेलॉइट का रिपोर्ट का नाम है चेयरमैन ऑफ द फ्यूचर, इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चेयरमैन ऑफ द फ्यूचर क्या है, चेयरमैन क्या सोच रहा है। लगभग 35 चेयरमैन के साथ इंटरव्यू किया था। सितंबर 2022 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। एंड सबसे पहले बोर्ड ऑफ द फ्यूचर विल लुक, किस तरह से बोर्ड रहेगा, वेरी डिफरेंट लिखेगा। बोर्ड कॉम्पोजिशन में काफी चेंज देखा गया है। आजकल बोर्ड में यंगर नॉन ट्रेडिशनल डाइवर्स पीपल आने वाले हैं, यंगर नॉन ट्रेडिशनल एंड डाइवर्स पीपल आ रहे हैं। आप व्हाट डू यू नो वो इंपॉर्टेंट है rather than what who you know। ठीक है, व्हाट यू नो इज इंपॉर्टेंट है rather than आप किसको जानते हो। सस्टेनेबिलिटी और सोशल इश्यूज का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। सिर्फ आपकी कंपनी ने, सप्लाई चेन में भी लोग क्या कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। वैल्यू क्रिएशन हम अचीव करना चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। दिस इज वन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द फ्यूचर का कमेंट है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, डेलॉइट का रिपोर्ट है, सितंबर 2022 का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट का नाम है चेयरमैन ऑफ द फ्यूचर इंडियन पर्सपेक्टिव। रिपोर्ट का नाम है चेयरमैन ऑफ द फ्यूचर इंडियन पर्सपेक्टिव। कल 18, 19, 20 ले रहे हैं हम, बस आग लगाएंगे, 35 मार्क्स को एकदम एनकैश करेंगे। रिपोर्ट ऑफ द फ्यूचर इंडियन पर्सपेक्टिव है। 35 चेयरमैन के साथ हमने इंटरव्यू किया था। यंगर नॉन ट्रेडिशनल डाइवर्स बोर्ड हम देख रहे हैं। उसके बाद व्हाट यू नो इज इंपॉर्टेंट rather than what do you know। प्लस सस्टेनेबिलिटी इश्यूज पे इंपॉर्टेंस है। सस्टेनेबिलिटी के बाद सोशल इश्यूज आजकल बोर्ड में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, ईएसजी का महत्व बढ़ते जा रहा है। प्लस लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन हम अचीव करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हम लो कार्बन एमिशन, वेस्ट जनरेशन, ये सारे मुद्दों को हम एड्रेस कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2। Chairman believe that one of the biggest change in the board is basically there. Next, list the various question that can be raised on accountability of the board। अगर बोर्ड अकाउंटेबल है या नहीं है, अगर बोर्ड अकाउंटेबल है या नहीं है, इसको लेकर एज अ सीएस आप क्या क्वेश्चन पूछोगे और उसका आंसर से आपको समझेगा बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है नहीं। देखो, बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रैटेजी बनाना, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरसाइट करना, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसी बनाना। करेक्ट, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना। एंड बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो डिस्क्लोजर, ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट, ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सबसे पहले इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यहां पर, ठीक है,
चैप्टर 3 के लिए वोटिंग डालो फटाफट फटाफट, ठीक है। तो अब यहां पर आपको समझना है, दिस इज द बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप क्वेश्चन पूछोगे, हे बोर्ड, क्या तुम्हारे बोर्ड के कॉम्पोजिशन में ईएसजी एक्सपर्ट बैठा है क्या? हे बोर्ड, क्या तुमने एक डेडिकेटेड कमिटी बनाई है क्या? हे बोर्ड, आपने क्या कोई टारगेट रखा है, गोल रखा है ईएसजी को लेकर? हे बोर्ड, आपकी ईएसजी को लेकर क्या पॉलिसी है? हे बोर्ड, आपकी स्ट्रैटेजी में ईएसजी दिख रहा है क्या? क्या बोर्ड आप ईएसजी कमिटी का डिस्क्लोजर दे रहे हो क्या? क्या ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर है कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर है? क्या आपने सीनियर मैनेजमेंट को ईएसजी का टारगेट दिया है क्या? ठीक है। सो ये सारी बातें आप क्वेश्चनरी फॉर्म में पूछोगे बोर्ड को, और अगर उनके आंसर्स अगर पॉजिटिव है तो वो अकाउंटेबल है, अगर नेगेटिव है कि ईएसजी कमिटी है ही नहीं, डिस्क्लोजर करते ही नहीं हम, ठीक है, या हमने ईएसजी गोल रखा ही नहीं है, ईएसजी का टारगेट ही नहीं रखा है, सो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सो वो अकाउंटेबल नहीं है। सो ऐसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको बताने हैं। ये देखो, क्वेश्चंस आर देयर ऑन पेज नंबर इज, ये देखो, सबसे पहले, क्या बोर्ड में ईएसजी एक्सपर्ट है क्या? क्या बोर्ड की एक्सक्लूसिव ईएसजी कमिटी है क्या? पहले देखो बोर्ड के गवर्नेंस का स्ट्रक्चर। अब क्या बोर्ड ने ईएसजी का गोल टारगेट बनाया? क्या उनके विजन मिशन में गोल दिख रहा है? क्या उनके बिजनेस में चलाते समय, जैसे एचडीएफसी बैंक बिजनेस चला रहा है तो पानी बॉटल बंद करके क्या दे रहा है, कंटेनर में पानी दे रहा है, या उनका प्यूरिफायर बिठा दिया तो बॉटल प्लास्टिक वेस्ट कम हो रहा है। अच्छा, रेस्टोरेंट में प्लास्टिक की जगह पर क्या करा जा रहा है? रेस्टोरेंट में प्लास्टिक की जगह पर यूज किया जा रहा है, ठीक है, यूज किया जा रहा है, दैट इज बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ये क्या यूज किया जा रहा है कि स्ट्रॉ, पेपर स्ट्रॉ यूज किया जा रहा है। प्रिंटिंग बंद करके हमने ई पीडीएफ यूज कर रहे हैं, बैंक्स में पेपर प्रिंट ना करते हुए आपको क्या करना है, पीडीएफ। सो ये सारी बातें आपको समझना, मेरी बात, ये सारी बातें एक तरीके से याद रखना, ठीक है, ये इनके बिजनेस मॉडल में दिख रहा है। देखो, क्या बोर्ड में ईएसजी कमिटी है? क्या बोर्ड का अंदर ईएसजी एक्सपर्ट्स है? क्या वहां पे गोल से ईएसजी को लेकर, क्या विजन मिशन में गोल दिख रहा है? क्या उनके बिजनेस मॉडल में ईएसजी को ध्यान में रख रहा है? क्या उनकी पॉलिसी है ईएसजी को लेकर? सप्लाई चेन, सिर्फ कंपनी ने, कंपनी का जो भी सप्लाई चेन है, कंपनी का जो भी सप्लाई चेन है, कहीं ना कहीं याद रखना उसमें भी ईएसजी ध्यान दे रहेगा। हेड पर सीनियर मैनेजमेंट के ईएसजी एक्सपर्ट्स टारगेट है क्या? क्या ईएसजी रिस्क को स्टडी कर रहा है? इन्वेस्टमेंट करते समय जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसमें ईएसजी स्टडी करके इन्वेस्ट कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? क्या स्टेक होल्डर से इनपुट्स ले रहे कि नहीं ले रहे? क्या ईएसजी का ईएसएमएस सिस्टम, लास्ट टाइम अटेम्प्ट में आया था, ईएसएमएस सिस्टम, एनवायरमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसको एड्रेस किया गया है। उसके बाद डिस्क्लोजर में क्या वो कंपनी को ईएसजी मैटर डिस्क्लोजर कर रहे हैं? क्या वॉलंटरी डिस्क्लोजर है? और क्या ग्लोबल स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं? ये सारे क्वेश्चनरी के आंसर्स आप लोगे और आपको इनके आंसर के बेसिस पे समझ जाएगा क्या कंपनी अकाउंटेबल है या नहीं है। समझ रहे हैं क्या क्या आ सकता है? बताओ पहले, क्या बोर्ड के कॉम्पोजिशन में ईएसजी एक्सपर्ट है? क्या डेडिकेटेड कमिटी है? ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब उनकी पॉलिसी, क्या ईएसजी के गोल्स एंड टारगेट है? क्या उनकी विजन मिशन में टारगेट दिख रहा है, ईएसजी गोल दिख रहा है? क्या उनके ऑपरेशन बिजनेस मॉडल में टारगेट दिख रहा है? क्या सीनियर मैनेजमेंट को टारगेट दिया गया है? क्या सप्लाई चेन के अंदर भी टारगेट दे रहे हैं? क्या इन्वेस्टमेंट करते समय ईएसजी देख रहे हैं? अच्छा, डिस्क्लोजर, क्या ईएसजी डिस्क्लोजर हो रहा है, नहीं हो रहा है? अच्छा, क्या वॉलंटरी है कि कंपलसरी है? क्या ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है? प्रतीक सुनाना, लव यू टू गाइस, सो थैंक्स सो मच, लव लव लव। यार ये पैसा नहीं है, ये एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, थैंक यू। ओके, सो अब ये सारी बातें आती है एंड दैट इज बेसिकली क्वेश्चन रेज्ड ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड, जो आपको याद रखना है। मुझे नहीं लगता है कि सीएस इंडस्ट्री के लाइव लेक्चर में बच्चा एप्रिसिएशन करता है बस बाय द चैट सम रेवेन्यू करे। ये पहली बार इंडिया लेवल पे देखा जा रहा है जहां पर बच्चा लव एज अ लव वो ये चीज कर रहा है। मतलब सच माय वर्ड्स, इट इज नॉट अ अमाउंट फॉर मी, इट इज अ लव फॉर मी। तो ये जो अमाउंट है मैं डोनेट तो कर ही दूंगा, पक्की बात है, और शायद उनकी दुआओं से आपको मैं ये पैसा जो आएगा, ये जो बच्चा मुझे एज अ एप्रिसिएशन जस्ट लव दिखाने के लिए दे रहा है, ठीक है, मे बी साइली, मे बी प्रतीक, मे बी निखिल, जो बच्चे ड्यूरिंग द चैट, ठीक है, भले मैं बीच में बोल रहा हूँ लेक्चर के बीच में, बट ये पैसा मैं डोनेट करूंगा
और जिनको डोनेट होगा वो आपको पक्की दुआएं देंगे। आई विल नॉट गिव अ सिंगल रुपी आउट ऑफ इट। जो भी आप पैसा दोगे ये मैं जरूर 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 आपकी दुआओं के लिए, मतलब सबकी मेहनत है यार, ये आपकी मेरी सबकी है, ये मैटर करता है और ये पैसा सही जगह जाएगा, ये मैं अश्योर कर रहा हूँ। इट डजंट मैटर विद अ स्मॉल अमाउंट और बिग अमाउंट, बट दिस इज एप्रिसिएशन। थैंक्स लॉट, थैंक यू। Okay, so guys, this is there. Second, list down the various questions that can be raised on ESG. ये चैप्टर में अभी हम देखो क्लाइमेटिक एक्शन, ESG रिस्क। सेकंड मैंने क्या पढ़ा है आपको, सेकंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चेयरमैन ऑफ द फ्यूचर, चेयरमैन ऑफ द फ्यूचर को लेकर मैंने बताया कि चेयरमैन क्या बोल रहा है, फ्यूचर कैसा रहेगा। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्टली, बट थोड़ा सा ड्राफ्टिंग का तरीका अलग होगा। फिर लिस्ट डाउन द वेरियस क्वेश्चन, ठीक है, लिस्ट डाउन द वेरियस क्वेश्चंस टू बी देयर, ठीक है। नेक्स्ट इज what are the various disclosures under SEBI BRSR framework with respect to roles and responsibility of board with respect to ESG। क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है। what are the various disclosure under SEBI BRSR framework, SEBI BRSR framework with respect to boards roles and responsibility in regards to ESG। बोर्ड के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या डिस्क्लोजर करना है। आपको बीआरएसआर रिपोर्ट नहीं पूछा है, बीआरएसआर रिपोर्ट में आपको एज अ बोर्ड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या चीजें डालना है, ये घुमा के पूछा है। व्हाट आर द वेरियस डिस्क्लोजर अंडर सेबी बीआरएसआर फ्रेमवर्क, ठीक है, बीआरएसआर फ्रेमवर्क विथ रिस्पेक्ट टू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड इन रिगार्ड्स टू ईएसजी। ईएसजी को लेकर क्या बोर्ड अकाउंटेबल है, क्या नहीं है, क्या बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है, क्या बोर्ड का रोल है, वो डिस्क्लोजर आपको देना है। ये मैंने क्वेश्चन कैसे घुमाया, ये देखो, आप अगर आप नोट्स पे आएंगे ना, अरे डिस्क्लोजर ही पूछा है, बट क्या पूछा है देखो, ये देखो, ये आपका आता है ईएसजी रिपोर्टिंग। ईएसजी रिपोर्टिंग का पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या है पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर सेबी बीआरएसआर फ्रेमवर्क, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर सेबी बीआरएसआर फ्रेमवर्क विथ रिस्पेक्ट टू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑन ईएसजी। मैं रिपीट कर रहा हूं, disclosure requirement under SEBI BRSR framework with respect to roles and responsibility of board on ESG। so इन्होंने मॉड्यूल में गाइडेंस नोट से उठाया, जो BRSR रिपोर्ट का जो गाइडेंस नोट है उसमें से कुछ क्लैरिटी, गाइडेंस नोट क्या होता है, कुछ क्लैरिफिकेशन लेकर, ठीक है। सो गाइडेंस नोट में यहां पर लिखा गया है, गाइडेंस नोट में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5-6, गाइडेंस नोट क्या होता है, रिपोर्ट बनाते समय कुछ FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और FAQs का आंसर है, करेक्ट। तो आपको FAQ दिया है और उसका आंसर दिया है। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में बोला गया है कि क्या कमिटमेंट और गोल को लेकर क्या डिस्क्लोजर देना है। यस, आप क्या क्या डिस्क्लोजर दोगे, क्या आपका ESG का कोई गोल और टारगेट है, क्या वो गोल और टारगेट कौन कौन अचीव करेगा, सब्सिडरी कंपनी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी। सर कब तक टारगेट अचीव करेंगे, टाइमलाइन जैसा पढ़ते ना, HDFC बैंक 2030 तक नेट जीरो एमिशन, 2030 तक नेट जीरो एमिशन करेंगे। सो ऐसे HDFC बैंक ने बोला, तो अब इनका एक गोल टारगेट है क्या, करे क्या, पहली बात, क्या आपका कोई गोल और टारगेट है, ये गोल टारगेट कब तक अचीव करना है, दैट इज बेसिकली टाइमलाइन, किस किस को अचीव करना है, क्या ये टारगेट मैंडेटरी है या वॉलेंटरी है, क्या ये टारगेट मैंडेटरी है या वॉलेंटरी है, करेक्ट। तो ये सारे डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे, ये सारे डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, वापस रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या कंपनी का कोई गोल और टारगेट है, क्या कंपनी के टारगेट के लिए सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर कौन अचीव करेगा, या सप्लाई चेन, करेक्ट। क्या ये टारगेट क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, क्या इसका टाइमलाइन क्या है, और ये क्या ये टारगेट मैंडेटरी है, वॉलेंटरी है। उसके बाद में आप फॉर्मेट कुछ भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी फॉर्मेट यूज करो, बट आपने कितना परफॉर्म किया, गोल के अगेंस्ट कितना अचीव किया है, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, सो आपको समझना मेरी बात, वेरी गुड, ओके। तो रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आपको याद रखना है, पहला आपका गोल और टारगेट है क्या, गोल किसको अचीव करना है, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर। थर्ड, करेक्ट, क्या वो गोल क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, गोल का टाइमलाइन क्या है, गोल के अगेंस्ट आपका परफॉर्मेंस क्या है, और क्या वो गोल मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, ये आप डिस्क्लोज करोगे। सेकंड, जो भी रिपोर्ट बना रहा है, जो डायरेक्टर रिपोर्ट बना रहा है, BRSR रिपोर्ट, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीज आप बताओगे।
पूरा डिस्क्लोजर, कंपनी का विजन, कंपनी की स्ट्रैटेजी, कंपनी का इवेंट्स अचीव करने के लिए, कंपनी का परफॉर्मेंस एंड कंपनी के चैलेंजेस टारगेट अचीव करने में, कंपनी का शॉर्ट टर्म विजन, मीडियम टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन, कंपनी की स्ट्रैटेजी, कंपनी के स्ट्रैटेजी सेक्टर्स क्या है, कंपनी के अचीवमेंट्स क्या है, कंपनी के बारे में कमेंट करेंगे। एंड थर्ड, अगर आपकी कंपनी में कोई कमिटी है तो कमिटी का कॉम्पोजिशन आपको डिस्क्लोज करना है, कमिटी के डायरेक्टर कौन है, उनकी कैटेगरी क्या है, ये सारी बातें आपको डिस्क्लोज करना है। सो दिस इज अबाउट कंप्लीट डिस्क्लोजर। ये 3 अलग डिस्क्लोजर्स आप करोगे, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। मेनी कंपनीज आर यूजिंग मैनेजमेंट सिस्टम लाइक ESMS, Environment System Social Management System. What, write a short note on ESMS. Sakshi, all the best, love you a lot, keep rocking, बहुत आगे जाना, and best luck. I wish you all the very best from my end, and it's by heart, all the best, and thanks for the gesture. Okay, so मैं repeat कर रहा हूँ, सबसे पहले ये चैप्टर 12 के क्वेश्चन मैंने बनाए। पहला क्वेश्चन है क्लाइमेटिक एक्शन के ऊपर, सेकंड है चेयरमैन को क्या लग रहा है, थर्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो बोर्ड को अकाउंटेबल है क्या नहीं वो है, फोर्थ क्या सेबी के हिसाब से क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए, एंड फिफ्थ ESMS, 4 ही लाइन आते हैं, ये लास्ट टाइम भी आया था। ESMS पे राइट अ शॉर्ट नोट, बहुत ही छोटा है, दैट इज ESMS। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यहां पर आ जाओ, ESMS, ठीक है। सबसे पहले IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये सिस्टम लाया ESMS, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने सिस्टम लाया ESMS, ये दिख रहा है, एनवायरमेंट सोशल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो आपको 9 एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है अलग अलग चीज मेजर करने के लिए। IFC ने इसको इंप्लीमेंट करने का हैंडबुक भी प्रोवाइड किया है। आप आपकी कंपनी में ये इंप्लीमेंट करोगे तो आप अलग अलग 9 टॉपिक्स को आपको रिपोर्टिंग मिलेगी। ये एक सिस्टम है जो आपको हेल्प करेगा, एनवायरमेंट सोशल में हेल्प करेगा। जैसे कॉमन टॉपिक्स वो कवर करता है, जैसे एग्जांपल है एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, लेबर एंड कम्युनिटी रिस्क, ये स्टडी करके देता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सिस्टम यूज करेंगे ESMS, सो वो ESG रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग कर पाएंगे, मॉनिटरिंग कर पाएंगे। तो ये सिस्टम बहुत ही वैल्यूएबल सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत ही वैल्यूएबल सिस्टम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, गाइस। सबसे पहले ESMS सिस्टम क्या है, एनवायरमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट सिस्टम, ये पहला सिस्टम है। सेकंड, ये बनाया किसने, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ESMS ये जो है इन्होंने हैंडबुक प्रोवाइड किया है, आप ये अगर यूज करोगे तो 9 एलिमेंट्स आपके पास रिकॉर्ड होगा, अलग अलग कॉमन टॉपिक लाइक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये सब रिपोर्ट होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सिस्टम को यूज करना है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, ये सिस्टम को यूज करना है रिस्क को पता करने के लिए एज वेल एज ओवरसाइट करने के लिए, ये सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। सो चैप्टर 12 का मैंने पूरा कंटेंट कवर अप कर दिया। क्लाइमेटिक एक्शन, ये बड़ा रिस्क है, कमेंट अबाउट इट। चेयरमैन को क्या लगता है फ्यूचर क्या चेंज आएगा बोर्ड में, ये आपको कमेंट करना है। थर्ड, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस पूछने पर आपको लगता है बोर्ड अकाउंटेबल है क्या नहीं, ये आएगा। फिर क्या क्या डिस्क्लोजर सेबी करेगा, एंड ESMS सिस्टम पे राइट अ शॉर्ट नोट। सो गाइस, चैप्टर नंबर 15 डन, चैप्टर नंबर 12 डन। क्या आप यहां तक क्लियर है गाइस? क्या आप यहां तक सॉर्टेड है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। क्या करें, पॉज करें यहां पे, क्या आगे बढ़े जल्दी फास्टर? क्या लग रहा है? कल मैं 18, 19, 20 का प्लान कर रहा हूं, 18, 19, 20। चलो, तो एक काम करते हैं, लेट अस टेक अ पॉज। कल अपन थोड़ा सा और आते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे। चाहिए तो मैं कल और एक आधा सेशन अटेंड भी करेंगे, रात को एक आधा सेशन लेंगे। आर यू रेडी कि कल अपन 18, 19, 20 तो लेते हैं और रात को एक बार 1 घंटे के लिए मिलते हैं। कल अपन थोड़ा 18, 19, 20 3:30 to 5 में लेंगे और रात को फिर मिलते हैं। अगर मैं सोचता हूं मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा कल रात को मिल रहे कि नहीं मिल रहे। ओके, पहले 18, 19, 20 प्लान करते हैं, थोड़ा चैप्टर 3 पे जाते हैं, ठीक है? Yes, chalo. So with this we are stopping for the day, and I would be waiting for your personal experience below the lecture.
आप अगर आपने रिवीजन लेक्चर नहीं देखा है तो आपको रिवीजन लेक्चर की प्लेलिस्ट अनाउंसमेंट वीडियो में मैंने डाली है, और इसके नीचे भी मैं ट्राई करके ड्राइव लिंक शेयर करता हूं। आप वो इंडिविजुअल चैप्टर वाइज लेक्चर देख लो। अगर आपको कोई चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो देख लो। आप मुझे बताओ आपको और क्या मदद चाहिए मेरे साइड से, आप कमेंट सेक्शन में डालोगे, और ऑल्सो यू विल पुट योर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। थैंक्स लॉट गाइस, थैंक्स सो मच फॉर द लव, ऑल द बेस्ट यार, यारो मेरे, बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारा प्यार। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।